नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बेहद खास, बेहद जबरदस्त ब्रॉडकास्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की डील से लेकर इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस वाली डील तक प्रधानमंत्री मोदी का विदेशी दौरा इस बार बहुत ऐतिहासिक रहा है। हालांकि विपक्ष इसे जनता के पैसों की हमेशा की तरह बर्बादी बता रहा है, लेकिन इसी बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे शानदार रहने वाली है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि मोदी के साथ तो लड़ाई है, यूपी की भी चढ़ाई है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो ऑपोजिशन को लग रहा है कि इस बार मोदी योगी की जोड़ी को हराया जा सकता है और इन सब मुद्दों को बुनाकर उठाया जा सकता है। तो स्वागत है आपका। संसद सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सियासी रणनीति बनाने का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में चर्चा के बाद पार्टी ने यह ऐलान भी कर दिया कि अगर इस सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाई तो इसका विरोध किया जाएगा। लेकिन इस तैयारी के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे का मुद्दा भी रह रहकर सामने आ ही जा रहा है। जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का आज बयान आ रहा है, तो वो सदन नहीं चलने देना चाहते। नेता प्रतिपक्ष अभी तक विदेश में थे, कहाँ थे किसी को जानकारी नहीं। सरकार हर विषय पे जवाब देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी एक लंबी छुट्टी के बाद हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं। हालांकि विदेश दौरे वाला ये बार कांग्रेस भी कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में 3 देशों वाले दौरे पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए। लेकिन विदेश दौरे पर देसी सियासत के बीच एक और बड़ा सियासी ट्विस्ट आया है। अचानक समाजवादी पार्टी खुद को सनातन से जोड़ने लगी है। सनातन ही समाजवादी वाले पोस्टर दिखने लगे हैं और इसके साथ बीजेपी ने सपा पर हमले की धार भी बढ़ा दी है। तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका इस जोरदार धमाकेदार चर्चा में। जोरदार तालियां। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अनंत रंगनाथन है, जाने माने प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, ओवैसी साहब की पार्टी के नेता, प्रवक्ता, एआईएम के नेता, प्रवक्ता। जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन है। अनंत रंगनाथन, सीधा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सिखा दिया है कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं होती है? जी, ये सिखाया ही नहीं है, ये छपवा दिया है उनके ऊपर। अब देखिए, ऑपोजिशन मोदी के नफरत में देश की नफरत करने लगा है। अब क्या ये बताइए, 12 साल मोदी जी को हो गए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट है कि न्यूजीलैंड चले जाएं 24 घंटे के लिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं 15 घंटे के लिए? क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और हेक्टिक होता है, ये इतना ज्यादा हेक्टिक होता है। एंड में आपके पास क्या आ रहा है? एंड में जो आ रहा है उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, मेरे पास 15 सेकंड है। हाई सबसे ज्यादा के आंकड़े बता रहा हूं। हमारे एक्सपोर्ट्स हमारी हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा, इंडिपेंडेंट इंडिया के $830 बिलियन। हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा $700 बिलियन। हमारा सेंसेक्स इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 86,000 तक।
हमारा इन्फ्लेशन इंडिया की हिस्ट्री में सबसे वन ऑफ द लोएस्ट था, अभी थोड़ा बढ़ा है। ये सब आंकड़े आपको क्या दिखा रहे हैं? ये आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि मोदी जहां जहां जा रहे हैं देश मजबूत हो रहा है। ये घूमने घामने राहुल गांधी की तरह नहीं जा रहे हैं। जो उपाध्याय जी, क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी ने सिखा दिया है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से अब काम नहीं चल पाएगा? हाँ, दोनों लोगों का, आपका भी और उनका भी उत्तर जी, देता जी, हूं। एक मिनट प्रोफेसर साहब ने बड़ी लंबी लंबी बातें की है। वाकई आपने जो है वाहवाही महफिल में आपने जो भी लूट ली हो, पर सच्चाई तो यह है कि आपको मिला क्या, हासिल क्या हुआ। विदेश नीति का मूल्यांकन इन्हीं चीज़ों पर होता है। तालियों से, तारीफों से और तस्वीरों से विदेश नीति प्रभावित नहीं होती और कूटनीति का उस पर कोई असर नहीं दिखता। सच पूछिए तो एक उदाहरण के तौर पे मैं अभी जो इंडोनेशिया गए थे उसका लेना चाहूँगा। $50 बिलियन व्यापार बढ़ाने की बात 2018 में हुई थी। उस समय $21 बिलियन ऑलरेडी भारत का व्यापार था। उसके बाद जो है मात्र 7 से 8 बिलियन $, 28 बिलियन आज है। उसमें भी हमारा जो है व्यापार आयात जो है सर्वाधिक है और निर्यात सबसे कम है। पाँच गुने के एवरेज का है। 5 बिलियन डॉलर के आसपास में जो है हमारा आयात है और लगभग 17.5-18 बिलियन डॉलर जो है हमारा निर्यात है। इसका मतलब व्यापार डिफिसिट है, व्यापार का लाभ है। दूसरी बात, गए थे भाई मोदी जी को, तो देखिए आज विश्व में एक मेडल बना दीजिए, कहिए आओ आओ आओ। ये कैसे मोदी जी चले जाएंगे मेडल लेकर के? ये कैसी नहीं, ये सुनिए, यही हो रहा है। इजराइल गए, आप जिस मेडल की बात कर रहे हैं इंडोनेशियन में, वो मेडल पंडित नेहरू को भी मिला था। और नहीं, आप कह रहे आपको हैं इतना दर्द क्यों होता है भाई? ये शब्दावली गलत अरे है। आपको भारत क्या रत्न हो गया? देने आओ वाले करने में क्या दिक्कत है भाई? खुद को ये भारत मेडल, रत्न अब देने अगर वाले चिल्लाने औरों को लगेंगे, कोस रहे हैं। मेडल लगाइए, मेडल बना के दे दीजिए। पपुआ न्यू गिनी से लेके समूह द्वीप का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। सुना है। तो सुना है। है। जनता कितनी सुनी है समूह द्वीप? समूह द्वीप पर भी वो अभी जाएंगे। आपने राहुल जी पपुआ तो न्यू कुछ गिनी बोला के बाद। नहीं। मोदी जी हमारे और आपके पैसे से विदेश घूमते हैं, कभी कभी मन की बात करनी होती है तो देश में आते हैं। चढ़ावा चोरी हुआ, चुप रहे, एक शब्द आवाज आती है। यहाँ पे नीट पेपर लीक हुआ, एक शब्द आवाज आती है। ठीक है। आते हैं देश घूमने, फिर गए हैं, फिर आएंगे। ओके, अब मैं आपके लिए सुधांशु जी, राजनीति में मर्यादा जरूरी है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, पहले उसके ऊपर आपका कमेंट। क्या है? आओ, एक सेकंड। कोई बुराई नहीं है भाई। नहीं, मैं बता मेडल रहा हूं, लगाइए जब और आप दे दीजिए कहते ऐसे। हैं आओ आओ तो सिर्फ भारत का नहीं, उन सारी सरकारों का अपमान करते हैं, क्योंकि उन देश की सरकारों ने बुलाया है, राष्ट्रपति ने बुलाया है। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मोदी जी जाते हैं वहां की सरकारों के इनविटेशन पे। ये राहुल गांधी जी को कौन आओ पकाओ खाओ कौन बुला रहा है, ये तो बताइए। पहले आओ पकाओ खाओ, उसके बाद भारत। अब मैं पैसे अपनी टर्न पे अब आप अन्याय कर रहे हैं अपनी टर्न और देखिए, उसके बाद पहले आओ पकाओ खाओ, फिर बुलाओ, कुछ कुछ बुलवाओ भारत के खिलाफ। चलो, और अब तो बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आए। अब उन्होंने कहा अपने पैसे पे, तो जो पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक औसत निकाला गया था कि इतना इतना खर्चा आया होगा, तकरीबन 60 करोड़ से ऊपर का तो केवल उनका मूवमेंट का खर्चा था। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब यह सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं डिटेल दिया कि उन्होंने खुद किया है? और अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। अगर ओवरसीज कांग्रेस ने किया है तो ओवरसीज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अभी 2024 में बने, 19 से 24 तक वो किस कैपेसिटी में थे जो कांग्रेस पार्टी एक सांसद के लिए इतना खर्च कर रही है, उसकी सारी विदेश यात्राओं पे? अब अगर बहुत टेक्निकल बात हो तो ये सारा समझ में, और हो क्या रहा, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं वर्तमान यात्रा में ही। अगर आप देखें, मैं बताना चाहता हूं, स्वीडन गए थे तो दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग में ASM कंपनी है जो इकलौती कंपनी है जो कि उस चिप का सॉफ्टवेयर बनाती, उससे एग्रीमेंट करके आए। यूएई गए थे तो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन बैरल एडिशनल करने का कमिटमेंट करके आए। यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड फाइनल हुआ। अब बताइए, इसी में सेशल्स गए। अब आपके प्रोग्राम का नाम आर पार है ना, हिंद महासागर के इस तरफ है सेशल्स और उस तरफ है न्यूजीलैंड। पूरे जो इंडियन ओशन है उसकी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस, छोटा सा देश है सेशल्स, मगर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन समझिए, कितने जहाज वहां से गुजरते हो, भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूं, अभी जो यात्रा हुई है, अगर आप देखें यूरेनियम की सप्लाई के लिए जो मामला मनमोहन सिंह जी के जमाने से अटका हुआ था वो क्लियर हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम सप्लाई के लिए एग्रीमेंट किया। इंडोनेशिया में ये कहते हैं भुगतान संतुलन की बात, भाई साहब ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का फाइनल एग्रीमेंट हुआ है। अब तो ब्रह्मोस इतने जाएंगे, सारा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में ही हो जाएगा। और दूसरा, सरफेस टू एयर मिसाइल अस्त्र,
इसको खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने एग्रीमेंट किया है। तीसरा, वो तो सुन के बहुत कलेजे में सांप लौट जाएगा, ब्रह्मानंद मंदिर जो 1000 साल पुराना था, जियो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको पुराना करेगी। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए कि ब्रह्मानंद मंदिर है कहां। वो जकार्ता के बगल का एक प्रोविंस है जिसका नाम है योगकर्ता, और जकार्ता का प्राचीन नाम है जयकर्ता। 2 प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। ये भारत के पुराने संबंध। और सुनिए, प्रभवो सुभांतो जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये बोला कि मैं मोदी जी की कॉपी करता हूं बहुत सी योजनाओं में, आपने कोई कॉपीराइट तो नहीं ले रखा, मजाक में बोला। तो मोदी जी ने कहा नहीं, भारत में जिन योजनाओं से जन कल्याण हो रहा है, अगर आप उनको लागू कर रहे हैं, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं, आप करिए। अब आइए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। एक लाइन में मैं अंत में कह देता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जहां खड़ा है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। खुद कंफ्यूज हैं इन लोगों को एक शब्द आता है मोदी मोदी, उसके अलावा जीवन में कुछ सोच ही नहीं सकते। इतना बड़ा पट्टी है ना आंख पे। अरे भाई, अमेरिका के साथ क्या क्या कहानी बनी है सबको पता है। 3 हमारे नाविक मारे गए, एक आवाज नहीं आई, चुप्पी रही। ये हमारी डिप्लोमेसी है। इजराइल में आप गए, पीठ थपथपाए, वो मेडल लिया, और उसके बाद दूसरे दिन अटैक हुआ। और जिस तरह का हालत है आज, इजराइल जैसा जो घृणित अपराध करने वाला, बच्चों को मारने वाला देश जो है, क्या बोल रहा है आज कि भारत मात्र एक देश है जो हमारे साथ है, जबकि भारतीय नहीं है। भारत साथ है, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये वो पेगासस के चक्कर में अपना पूरा जो है आत्मसम्मान बेच दिया आपने लेने के चक्कर में। चेक करेंगे फेक न्यूज़। फिर चुप रहिए। तीसरी बात, मेलोडी याद है, खाया है आप ना? एक दिन खिलाया था मैंने आपको स्टूडियो में। मेलोनी के साथ गाना गाने में यही भाजपा वाले बड़े गीत गाते थे। और अब जो है दिक्कत हो रही है जब बीच बीच में बातें आती है। अरे भाई, मेलोडी खाने खिलाने से नहीं चलता है देश की विदेश नीति। मैं विदेश नीति का ही छात्र हूं, डिप्लोमेसी पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। 5वीं किताब है मेरी इसी मुद्दे पर। 8 रिसर्च स्कॉलर मेरे अंडर में रिसर्च कर चुके हैं। तालियां जो तो ये बातें मत कीजिए। विदेश नीति जो है आपके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय हित जहां है वहां विदेश नीति काम करती है। राष्ट्रीय हित जब आप बेच रखे हैं, बंधक बना दिया है, अमेरिका के गिरवी रख दिया है, सीज फायर के बारे में 70 बार से ज्यादा वो बोल चुका, आवाज नहीं आती है। हमारे नाविक मारे गए, आवाज नहीं आई। हम ईरान का आयरिस देना हमारे आंगन में आकर के अमेरिका मार गया, आवाज नहीं आई। कहता है रसा के साथ तेल लोगे, नहीं लोगे या लोगे। ये जयशंकर जी बोल रहे हैं खुद अपने जी हमको जो है तेल जब कहते हैं तो 2 मिनट बोला आपने, अब तेल जब नहीं कहते हैं तो हमारा तेल हो जाता है। तो ऐसा तेल लेने से ठीक क्या है। फायदा? आपने बोला कि विदेश नीति ऐसे भी नहीं होती जैसे नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, चाचा नेहरू की विदेश नीति कितनी कामयाब थी? मैं चाचा नेहरू की विदेश नीति की कामयाबी बता रहा हूं कि भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिल रही थी, बोला ना हम नहीं लेंगे, हम चाइना को देंगे। ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए क्या? जवाब दीजिएगा इस पे। ओके, भाजपा वाले हैं ना। अब इनकी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इनकी इटली से क्या विदेश नीति थी? अगस्ता वेस्टलैंड की डील, और इसमें डील आइए चचा क्वाट्रोची बोफोर से पैसा खा के बैठ गए। और उसके बाद उनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस अटल जी की सरकार ने किया था, यूपीए 1 ने अपने लास्ट के कुछ महीनों में अर्जेंटीना में जाकर वो रेड कॉर्नर नोटिस वो करवाया कैंसिल, क्योंकि वहां से हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी। और तुरंत सारा का सारा पैसा क्वाट्रोची के अकाउंट में वापस कर दिया। आपकी डील समझ में आती। अब बताता हूं मेलोनी और मेलोडी की जो बात कर रहे हैं। आज आपको पता है भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक अलायंस इटली का आगे बढ़ रहा है, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। रफाल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और चाइना अपना J-17 5th जनरेशन कहता है। अब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बात हो रही है। और यूरोप में 2 ग्रुप हैं और दोनों भारत को पार्टनर बनाना चाहते हैं। एक में है स्पेन, जर्मनी और फ्रांस, और एक में है ब्रिटेन, इटली एंड जापान। दोनों चाहते हैं भारत हमारा डे 1 से पार्टनर बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग का मेन पोर्शन भारत में आए। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्चुअली में क्या है कि चाहे ये कितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर हों, राहुल गांधी जी के प्रभाव में आकर ऐसी बातें अंट शंट बोलनी ही पड़ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी का अच्छा प्रभाव भी है। नहीं, राहुल गांधी जी का राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी जी का ऐसा प्रभाव है कि विदेश में बड़े बड़े थिंक टैंक्स उनको बोलने के लिए बुलाते हैं। सुनिए, विदेश में बड़े बड़े थिंक टैंक्स उन्हें बोलने के लिए बुलाते हैं, मगर भारत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती। कांग्रेस शासित राज्यों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती, तेलंगाना और कर्नाटक की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती। और जब युवा नेता थे 2004 से 14,
तो भी कोई नहीं बुलाता था। अरे भाई मोदी वाली बात कर रहे हो तो मोदी जी कोई वहां लेक्चर देने नहीं जाते, ऑफिशियल स्टेटमेंट देने जाते। ये तो कहते हैं मैं विचार व्यक्त करने आया हूं विचारक के रूप में। तो यहाँ अब देखिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। राजकुमार भाटी के पास भी मुझे आना है। राजनीति के अंदर विदेश नीति में भी राजनीति होती है और वो राजनीति का हिस्सा होता है, लेकिन क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, एक बड़ी डिबेट है इसके ऊपर, क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम चल जाता है? नहीं, आपकी डिबेट कुछ ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच गई, इसे मैं थोड़ा नीचे लाता हूं। और मेरा सुधांशु जी से कहना है कि आसमान की बुलंदियों से थोड़ा नीचे आओ मित्र, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और फ्रांस और इंडोनेशिया सब जगह हम घूम आए, अयोध्या चले जाओ। जो उसके इंतजाम में लगे हुए थे लोग, अब वो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती हुई है, कई हजार करोड़ की डकैती में पड़ गई। और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उसे विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं, कह रहे हैं ये टिन्नू यादव के संबंध तो अखिलेश यादव से हैं। इतने घोर जातिवादी हैं कि अगर उसके टाइटल नाम में यादव टाइटल लगा हुआ है तो उसे यादवों से जोड़ देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बोला कि टिन्नू यादव आपसे रिलेटेड है। आचार्य प्रमोद कृष्णम किसके आदमी है? मोदी जी के आदमी है। वो तो बीजेपी में नहीं है। वो क्या हमारे पक्ष में बोलेंगे? वो भी तो मोदी जी के आदमी है। वो भी तो वो बोलेंगे कांग्रेस के आदमी है। अरे आप बहुत अपडेट नहीं रहते, आप नहीं थे, बहुत पीछे हो आप। कुछ लोगों के साथ ये एक होती है मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, नहीं, उनके दिमाग ठहर जाते हैं। थे बोला, हाँ हैं कहा था, पहले हैं कहा था, अविश्वस्त है, बाद में थे कहा, अविश्वस्त है। मैं कहना ये चाहता हूं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, खूब बढ़िया अच्छी यात्राएं हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन देश को क्या मिल रहा है? देश में तो लगातार जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। विदेशी कर्ज देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है जी, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती जा रही है, हमारी पासपोर्ट रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, अमेरिका की दादागिरी लगातार हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। हमारे ऊपर ही बढ़ रही है। वो ट्रंप जो आए दिन हमें धमकाते रहते हैं कि अगर ईरान से रशिया से तेल खरीदोगे बयान मोदी तो जी मैं के वो खिलाफ दिखाइए ट्रंप का, एक बयान बोलिए मोदी जी के खिलाफ। मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाँ, मोदी ने, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस से और ईरान से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कहा नहीं कहा? बताओ। तेल आज भी खरीद रहे हैं। और सुनिए, रूस से ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को धमका के सीज फायर कराया। धमका के वर्ड बोला? हाँ, ये ट्रंप ने कहा, यह ट्रंप ने कहा। और ट्रंप के मंत्री कहते हैं जिसको ना धमकाया हो, चैलेंज एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने धमकाया। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, इजराइल, कितने कमजोर लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। अब इसमें आ गए कि सबको धमका रहे हैं जी, वो तो सबको धमका रहे। तो हमें, अरे हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, हमें धमकाएगा वो? ट्रंप की क्या औकात है? अच्छा, प्राचीन भी नहीं रहे अब, मतलब मोदी के लिए देश का भी अपमान, मोदी के लिए देश का भी अपमान करता है, अब प्राचीन भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, आप जवाब आनंद रंगनाथन कुछ और लास्ट वाक्य बोलने बोलने नहीं दिया। अच्छा, आप एक चिल्लाते रहे बोलने। वैसे ये बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं पर आज घिरे हुए हैं, आज चिल्ला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, झूठ बोलेंगे तब प्रॉब्लम है। विदेशों से, हमारे पड़ोसियों से मोदी जी के शासन में लगातार हमारे संबंध खराब हुए हैं। नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, मॉरिशस से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है ही है, उससे तो हमेशा ही खराब थे हमारे। अच्छा, लेकिन जो हमारे मित्र थे, बांग्लादेश हमेशा हमारे साथ होता था, नेपाल हमेशा हमारे साथ होता था, श्रीलंका, मॉरिशस, जब तक कट्टरपंथी आए हैं तो खराब हो गया, सबसे हमारे संबंध खराब हुए हैं। जब ट्रंप का बयान है तो पूरा बयान क्यों नहीं बोलते हो भाई? उसने कहा मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, और पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंट होकर यह कहा कि हम लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया था। शहबाज शरीफ का ओपनली दिया गया बयान है कि 9 और 10 की, यानी 9-10 मई 2025 की बात कर रहा हूं, दरमियानी रात मेरे सिपा सलार आसिम मुनीर साहब ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिए, नूर खान पर भी अटैक किया हुआ है, सरगोदा के ऊपर अटैक हुआ, और पाकिस्तान एक फोटो नहीं दिखा पाया, हमने सारी सैटेलाइट की फोटो दिखा दी। और उसके बाद आप कह रहे हो ट्रंप ने कहा कि मत खरीदो, फिर भी हमने खरीदा। और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, टैरिफ लगाया 50%, मगर मोदी जी ने जो दूरदृष्टि रखी थी, 2 चीजों पे टैरिफ से मुक्त रखा ट्रंप ने। कौन? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड जो आईफोन है
वो सारे आईफोन जो भारत में बनते हैं वो अमेरिकन मार्केट में सिर्फ भारत के बने हुए बिकते हैं। जब 2014 में हमारी सरकार आई 2 फैक्ट्री थी, आज 340 है। आज सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए 50% टैरिफ से उसने मुक्त रखा। हम वो देश है जो, सुनो मेरे भाई कान खोल के, क्वाड जो अमेरिका का ग्रुप माना जाता है उसके भी सदस्य हैं और हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। 10 सेकंड, हम ब्रिक्स के होने के बावजूद अमेरिका ने हमको बहुत लंबा भाषण हो गया, 10 दिया है। सेकंड मुझे और दो। सुनो मेरे भाई, उसके बावजूद हमने ब्रह्मोस लिया रशिया से और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए अगर ईमानदारी की बात, और सुनो इन लोगों की विदेश नीति क्या रहती है, बहुत सुनिए। लंबा भाषण एक हो गया, लाइन, हमें 10 सर, सेकंड दे एक दो 10 सेकंड में, एक लाइन में सुनिए। नहीं, हमें 10 कम- सेकंड में एक करें, मिनट फिर आपकी सुनिए, पूरी तीन बात। मिनट। 10 सेकंड। इनकी विदेश नीति क्या रहती है, सुनिए। सोनिया ज्यादा गांधी लंबा हो जी जाता है। गाजा पे आर्टिकल लिखेंगी, हमास के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिजबुल्लाह के लिए हाय हाय, ईरान के लिए हाय हाय, हमास, हिजबुल्लाह, गाजा उनके लिए हाय हाय, और जय फिलिस्तीन इनकी बैग लेके चलेंगी, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे। मेरे भाई तुम्हारी ये पॉलिसी, ये बताओ, हमास, हिजबुल्लाह, गाजा, फिलिस्तीन से झेला मिल रहा है क्या भारत को? शदाब चौहान, सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बोल दिया कि मेरा भी डीएनए भारतीय ही है। अब बताइए चौहान साहब, आप भी तो चौहान ही हैं, डीएनए तो सबका एक हो गया है, बताइए। एक सेकंड, हमारा नहीं, अगर डीएनए एक है, उन्होंने बोल दिया। अरे सुन तो लीजिए, दुनिया में सारे अफ्रीकी सुन लीजिए, थ्योरी अब सुन लीजिए, अगर डीएनए मान लिया, अरे अब उनकी बारी है, समाजवादी पार्टी इनको सीटें तो कुछ नहीं दे रही, बोलने तो दे कम से कम। अगर डीएनए मान ही लिया, अगर डीएनए मान ही लिया है तो फिर भारत के मुसलमानों के साथ भी न्याय करना शुरू कर दीजिए। कैसा न्याय? क्या समस्या है? आप देख लीजिए, सुन शांति, लीजिए, पहली किस बार प्रकार से लगातार इस सरकार में मॉब लिंचिंग हुई, किस प्रकार से वक्फ के कानून के नाम पर कहते हैं कि हम लोग हिमायत इसको बचाने आए हैं, और मस्जिद जो पहले से वक्फ में दर्ज हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। कितनी कार्रवाई हुई, और CAA के प्रोटेस्ट में जो लड़के थे उनके साथ क्या क्या हुआ। और दूसरी बात, विदेश नीति पे मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। वेनेजुएला का तेल इस दुनिया में सबसे खराब है, और इंजीनियर हैं हमारे सुधांशु जी। हाँ मैं बोल रहा हूं, अब फैक्ट बोल रहा हूं सर, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वेनेजुएला का साइंटिस्ट भी हो गए हैं, इंजीनियर भी हो गए हाँ, हैं। वेनेजुएला का, अरे सुन लीजिए, वेनेजुएला का क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सबसे खराब है। अगर उसको प्यूरिफाई करने आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा बर्डन आने वाला है। जब $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था तो इन्होंने रेट बढ़ाया था, आज 70 है तो क्या हुआ? लाइन में आ गए हैं, आपकी लाइन ही है नहीं है। नहीं, क्या देश की बात करना गलत है? नहीं, क्या देश की किस लाइन में आ गए हैं? नहीं, देश की बात करना गलत है क्या? मुझे क्या तो बताइए, मार्को रूबियो बता रहा बात याद आ गई, आप किस लाइन में आ गए हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं, आप ये बताइए कि मैं वेनेजुएला का कचरा अमेरिका के दबाव में क्यों खरीदूं? 20 फिलिस्तीन पर 20 कर दिया अब। हाँ। अरे ये मजाक चल रहा है ओके, मेरे बोलिए, साथ। बोलिए। हाँ, इससे ज्यादा टाइम तो मेरी बीवी मुझे देती है बोलने के लिए। सुनिए, वहां भी 20 मिलता है। भाटी जी काफी एकदम टाइम दे रही है वैसे भाभी जी आपको। भाटी जी एकदम ठीक कह रहे हैं, हम सब अफ्रीकन है, मैं इनकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है ना, अब शायद ये जेनजी है, इनमें जाने ना, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। जिस सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर थे, आप वो पूछिए, वो सारी तैयारियां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की हो चुकी थी, पोखरान 2 की, जानते हो थी, एक्सप्लोड नहीं किया क्योंकि क्लिंटन ने कहा मत करो। अब आप बताइए, खुद माना है, इसकी बात को मानते कि नहीं मानते? हम एक्सप्लोड कर सकते थे, लेकिन वाजपेयी जी ने किया। मुलायम सिंह जी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि डर गए थे। ये फॉरेन पॉलिसी है। I was fortunate enough to interview Mulayam Singh Yes. Yadav. I was He did fortunate not enough explode to the nuclear bomb interview because Clinton said veteran don't do it. leader like Mulayam Singh Yadav in initial stage of my career. यानी अपने करियर की शुरुआत में मैंने मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू कराया, और मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ ये नहीं कहा, मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है कि पोखरण 2 का प्लान हो चुका था, और सरकार, जो भी सरकार तत्कालीन सरकार थी, अमेरिका के दबाव में झुक गई थी। ये सत्य बात, सत्य बात है। मैं जवाब दे रहा हूं। और उस समय क्या गौरव में लिखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी इशारा हुआ था कि पोखरण 2 मत करना, मत करना, मत करना। तो किस सरकार ने तब सरेंडर किया था? जवाब दे दीजिए। बड़ा सरेंडर हुआ, जवाब दे दीजिए। इस तरह के जो मेरे निर्णय फैक्ट्स होते में हैं, ताली एक सेकंड सर, लेट मी मेक हिज पॉइंट। इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। अच्छा। पॉलिसी जो तय करने सामूहिक में निर्णय। बीच में चिल्लाने की आदत क्या एक- है इनकी? बिल्कुल नहीं, रघुनाथन जी, मैं एक भी शब्द आपके बीच में बोल रहा हूं। He should get a fair chance. He's replying on his leader. उसमें विपक्ष की भी सलाह ली जाती है, पक्ष की भी ली जाती है, लेकिन
जो रंगनाथन जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव डर गए थे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। मुलायम सिंह यादव वो हस्ती नहीं थे जो किसी से डर सकते थे। गलत मत बोलिए। मुलायम सिंह यादव को आप डरपोक नहीं कह सकते। गलत मत बोलिए। देखिए ये प्लीज आप करें, लोग, आपके क्योंकि आप ये डॉग लोग, व्हिस्टलिंग आपके होगी। ऊपर लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर। सरकार डर गई थी। गलत मत बोलिए। इन्होंने मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह डर गए थे। नहीं, आई मस्ट, मैं ये कह रहा सरकार हूं ने मुलायम किसी सिंह कारण से निर्णय लिया होगा। यादव, मुलायम सिंह यादव चुने नेताओं में थे जो खरी खरी बात करते थे, लेकिन राजनीति भी भरपूर करते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुलायम सिंह यादव, और आई स्टिल रिमेंबर, मैं 2008 की घटना आपको बताना चाहता हूं, जब न्यूक्लियर डील थी, कांग्रेस के पास समर्थन लेके पहुंचे थे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव। उससे पहले 2004 में मतलब दरवाजे खड़े थे कांग्रेस के मुलायम सिंह यादव, और अमर सिंह और कांग्रेस ने घुसने नहीं दिया था, और इससे बहुत आहत हुए थे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव। कहा हम दरवाजे पे थे, हमारे सामने दरवाजा बंद किया, हमारा समर्थन नहीं लिया था, लेफ्ट ने समर्थन दे दिया था, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का समर्थन नहीं लिया था। और अंत में डॉक्टर अमर सिंह के साथ क्या हुआ, ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार बनाने के एवज में अमर सिंह को जेल जाना पड़ा था, जेल गए थे, और उन्होंने यही बोला, मेरी गलती ये रही कि मैंने कांग्रेस की सरकार बचाई। ये मेरे शब्द नहीं है, अमर सिंह के शब्द हैं। मेरे इंटरव्यू को अब आज भी जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसका सवाल क्या है कि हमारे मोदी जी ने जितना भी करा है ना, वो बहुत बढ़ चढ़ के करा है, चाहे विदेश में हो या देश में हो। जैसे अभी अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या कांड भी हुआ है तो बढ़ चढ़ के ही हुआ है, उससे पहले किसी ने नहीं करा। और सुनो, कांग्रेस पे जो ये आषाढ़ सती है ना, ये इसलिए है, आप जैसे प्रवक्ता यही नहीं समझते कि कौन किसके पक्ष में कह रहा, किसके में नहीं कह रहा। आप आरोप लगाते हो आषाढ़ सती है कांग्रेस पे। शनिचर, जिसे हमारे उसमें कहें शनिचर बैठना, शनिचर बैठा हुआ है। तुम अपने, हाँ, कांग्रेस पे शनिचर बैठा है, अपने पर आए किया, ज्ञान ही खत्म है। ठीक है, अरे वैसे सुधांशु त्रिवेदी जो है वो इंजीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और प्रवक्ता भी हैं बड़े, लेकिन इनकी एक और है, क्योंकि सारस्वती की बात हुई, शनि की बात हुई, तो बड़े ज्योतिष आचार्य भी हैं। आप लोगों को कम जानकारी होगी, सुधांशु त्रिवेदी बड़े ज्योतिष आचार्य हैं। तो ये सारस्वती क्या होता है? सारस्वती ये होती है कि कुल मिला के जो शनि का रोटेशन पीरियड है वो 30 ईयर्स है। शदाब चौहान, 12 राशियां होती हैं, अगर 12 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। एक राशि पे वो 2.5 वर्ष रहता है, परंतु शनि इतना पावरफुल ग्रह माना गया, जिस राशि पे रहता है उसके एक राशि आगे और एक राशि पीछे, यानी 2.5 7.5। तो इसीलिए आप कहते हैं पहली ढैया यानी अभी 12वें भाव में है, दूसरी ढैया जब उसके ऊपर आ गया, तीसरी ढैया जब उतर रही होती है। और एक मैं और बात कह दूं, इसका मतलब शनि का रोटेशन पीरियड 30 ईयर्स है, तो हमें जमाने से पता है, हजारों साल से। भगवान राम के भी 7.5 लगी थी, और इन लोगों को तो अब पता चला 100 साल पहले, 200 साल पहले, कि जुपिटर और शनि का रोटेशन पीरियड क्या है। जुपिटर का 12 साल है, इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ होता है, और ये सब हमको ज्ञान देते हैं कि हम अज्ञानी थे, और ये वेस्ट वालों ने आके बताया। मगर समस्या ये है कि सिर्फ 7.5 की नहीं है, कांग्रेस में जब से राहु काल आ गया है, वो राहु काल ने ऐसा ग्रसित कर लिया है कि कांग्रेस नहीं, राहु काल, मैं ज्योतिष की बात कह रहा हूं, 140 साल के इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पे है आज कांग्रेस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 75 साल के इतिहास में जनसंघ से मैं निवेदन कर रहा हूं, आज आप घर से या फिर बाहर में किसकी शक्ल देख के आए थे इस डिबेट से पहले? अरे सुनिए ना सुनिए तो हाँ, बोलिए। भगवान राम पर भी 7.5 वर्ष का इन्होंने कहा कि राहु था, लगी थी ना। तो भगवान राम पर जब शनि जी का प्रभाव रहा, तो आम आदमी तो कोई सामान्य नहीं है। आजकल देखिए, भगवान प्रभु राम के घर में ही चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब वहां भी कुछ ऐसी 7.5 का प्रभाव अभी भी है क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में आरएसएस, भाजपा और बीएचपी पर इसी चढ़ावा चोरी के कारण 7.5 नहीं, उससे और कई गुना ज्यादा लगने वाली है, डबल 7.5 लगेगी। हाँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी, जो कि बजरंगबली का स्थान है, वहां पे अपने शासनकाल में नमाज पढ़ाई। पहले इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। और रोजा इफ्तार की बात आई थी, तो रोजा इफ्तार करवाना कोई गुनाह नहीं, कहीं व्रत खोल हनुमानगढ़ी में मस्जिद में बैठ के हिंदू भाई व्रत खोल सकते हैं, कौन सी मंदिर में बैठ के रोजेदार रोजा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि हम ऐसा देश चाहते हैं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। अगर दोनों मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो ये देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। ये जो योगी जी जब घिरते हैं तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, जब योगी घिरते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान उनका ये पैटर्न है।
सुधांशु त्रिवेदी जवाब। रमजान की बधाई बहुत से नेताओं ने दी होगी, जरा एक मौलाना दिखाई इसने दिवाली की बधाई दी हो। मुझे तो दर्जनों बोलो लोग ना, देते हैं। मौलाना मुझे बताओ, दर्जनों ऑन लोग एयर देते हैं। बोलाओ। आपकी ऑडियंस में भी एक भाई बैठा हमारा, ऑन एयर बोलो भाई, आपकी ऑडियंस में भी एक भाई बैठा है। सुनिए, मौलानाओं के एक नहीं दर्जनों वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू त्योहारों की बधाई नहीं देनी चाहिए। भाई मुझे तो देते हैं, मगर आज तक मैं कह मुझे रहा तो हूं, हर बताइए, दिवाली पे बताइए। देते हैं। पर विषय- इमाम बुखारी ने दी, विषय- सैयद बुखारी ने दी, मौलवी, मुफ्ती मुकर्रम, बारी हाफिज, बताओ किसने दी? आप अपने अकेले कह देंगे मेरे को दिया। अब पता ये नहीं जहर किसको मत दिया, बो नहीं देश दिया। में, ये जहर जहर नहीं, मत बो। अब बता रहा हूं, हम बहुत ये कहते हैं हम भाईचारे हिंदू के और साथ रहते मुसलमान। हैं। एक सुनिए, हम हिंदू मुसलमान पर ये करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला कि 2017 से पहले एक कोशिश हुई हनुमानगढ़ी देखिए, में नमाज ये पढ़वाने की। जानकारी हमको भी थी, मगर ये पुलिस के अधिकारी लोग बेटर बता पाएंगे। जो बिजलाल जी ने जानकारी बताया, जो थी, कि फॉर्मर सरकार ने डीजीपी ये रहे। निर्णय लिया, मगर मेरी जानकारी ये है कि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और इसका योगी जी अन्यथा की बात प्लानिंग झूठ तो सिद्ध ये करती थी। सुधांशु जी ने, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जो कोई भी था। नमाज नहीं हुई थी। ब्रजलाल जी राज्यसभा के सुधांशु जी ने सदस्य बता हैं, दिया। ब्रजलाल नहीं हुई जी थी। डीजीपी रहे हैं, और ब्रजलाल जी वो व्यक्ति हैं, सुनिए, इनकी सरकार में एक आतंकवादी के एनकाउंटर के लिए डीजीपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, विक्रम सिंह और ब्रजलाल पे, और ब्रजलाल एससी अब समाज विषय से, बदल रहे हैं, अब बोलो, विषय बदल रहे शेड्यूल हैं। कास्ट समाज से, अब विषय और बदल उसके रहे बाद हैं। अब विषय जैसे ही परेशानी आई तो विषय बदल नहीं, गया। पर क्या इस तरह के आदेश मैं आपसे जानना चाहता हूं भाटी जी, क्या इस तरह के, क्योंकि आपने बोला कि सद्भाव होना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, क्या इस तरह का आदेश जामा मस्जिद के लिए कोई दे सकता है कि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाए? दे पाएंगे, बोल पाएंगे यहाँ पर कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा होनी चाहिए? यही योगी जी ने पूछा, यही योगी आदित्यनाथ नमाज ने हुई पूछा। नहीं है, सुनिए, नमाज हुई नहीं थी। मैं तो ये चाहता पर हूँ, सलाह भी क्यों दी? अगर सलाह की बात है सुनिए, तो सुनिए, देखिए मैं तो ये चाहता हूँ इस देश में जामा मस्जिद के अंदर बैठ के हमारे व्रत रखने वाले लोग व्रत खोलें, हनुमान और चालीसा- हमारे मंदिरों में जो रोजेदार रोजा खोलें। हनुमान मैं तो ये चालीसा- चाहता नहीं, हूं, आप अगर तो मेरी बहुत चले कुछ तो चाहते हैं, पर आपके मैं तो कहने इस से हो समय नहीं कुछ रहा। गलत नहीं आप मानता। तो चाहते हैं अखिलेश जी देश के भाई, प्रधानमंत्री नवरात्रि बन के जो जाए, व्रत लेकिन हो नहीं रखते पा रहा हैं, वो, आपके चाहने से नहीं हो पा रहा ना। अमीश आप जी, तो चाहते हैं अखिलेश जी मैं प्रधानमंत्री कोशिश बने देश करूंगा के। कि इस अरे बार आप कोशिश करिए, जामा कोशिश मस्जिद में करिए, जाके अखिलेश व्रत बाबू साथ है। मेरा सवाल ये है आपसे भी है और सुधांशु त्रिवेदी जी से भी है। आपने कहा ना भी कि योगी जी ने एक आरोप लगाया कि मतलब एक अभी बोला है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा गया, उन्होंने बयान दिया। तो योगी जी को इस पे भी बोलना चाहिए था कि जो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ में आए हुए थे और उनके सामने हमारे इष्ट हनुमान जी को जब नचाया जा रहा था तो उस पर भी बोलना चाहिए था सुधांशु योगी जी त्रिवेदी को। बयान उसके ऊपर देखिए, जवाब देखिए स्थिति क्या है कि अगर कोई मतलब भगवानों का स्वरूप ग्रहण करके चलते हैं वो एक अलग चीज होती है। आप बहुत सारे प्रदर्शनियों में भी कोई भगवान राम बन के चलता, कोई भगवान कृष्ण बन के चलता है, कोई भगवान हनुमान बन के चलता, तो आप ये नहीं पर कहते कि इसको साहब उनका मजाक कंट्रोवर्सी, ये उड़ाया जा रहा है। कंट्रोवर्सी बन गई ना। क्या आपको लगता है कि बजरंगबली नाचते हुए वहां पर अच्छा लगा? क्योंकि हमने तो एक भजन सुना है, श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। ये भजन सुना है। तो नितिन नवीन तो वो नहीं है ना, नितिन नवीन तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बजरंगबली तो हमारे थे, हैं और रहेंगे। हनुमान जी का हम लोगों से बड़ा कोई हो सकता? हनुमान जी का आदर्श वाक्य क्या था? हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो हम तो राम काज के लिए सदैव लगे रहे हनुमान जी के रूप में, और ये लोग आज कितने बड़े बड़े भक्त बन गए जो पूछ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। हम लोग बच्चे थे तो एक नारा लगता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आप सब लोगों ने सुना होगा जो हमारी पीढ़ी के होंगे। मगर आज ये सब देख के जो पूछा जाता है, बात किया जाता, मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। ओके ठीक है। अब और सवाल हनुमान जी को मुसलमान बताया था, इनके एक नेता ने हनुमान जी को मुसलमान बताया था। एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है जब चुनाव का समय होता है, और एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात करते हैं, मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकता और हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता। तो सर ऐसा सवाल किससे आपका? सुधांशु सर से है। सुधांशु सर, ये क्या आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यही बयान है। और ये बात राजकुमार भाटी ने भी बहुत बोली, इसका जवाब दे दीजिए। ये हिंदू शादाब चौहान ने मुसलमान भी अगर बोली। योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं तो ये कश्मीर में किसकी वजह से लड़े थे? ये बताओ मेरे भाई। ये बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान बनाम बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं, योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। चाइना के सिकियांग प्रोविंस में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। लंदन मैड्रिड विस्फोट में विस्फोट हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। मेलबोर्न में विस्फोट हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। 9/11 हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। इथियोपिया और सोमालिया में लड़ रहे हैं। भाई साहब फैक्ट है, दुनिया में दूसरी पार्टी चाहे जो हो, लड़ने वाली पहली पार्टी मुस्लिम बने हुए हैं। धुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे। फैक्ट बताओ मेरे भाई, हकीकत क्या है? एक मिनट,
इतनी बड़ी बीमारी को, जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना, इस मानसिकता से आपको बाहर आना चाहिए। बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, मगर उसको छोटे छोटे राष्ट्रीय हितों में, अपनी राजनीतिक हितों में देखने के ओके सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। ओके सुधांशु जी ये बता दीजिए कि आपने पूरे विश्व की बात करते हैं आप, बर्मा, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे साहब हिंदुस्तान की बात करिए कि मेरठ के अंदर सुन लीजिए, हाँ वो जय फिलिस्तीन की बात करने लगा। अब सुनता लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी दूसरे देश के मुसलमानों अरे क्या बात कर रहे हो, कंपैरिजन नहीं हो सकता। इन्होंने आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे, अरे आप देश की बात करिए, भारत की बात करिए, आपके बात नहीं। आप मुझे मालूम है कि आपको आप परेशानी है, आप बोलने नहीं देंगे, मुझे मालूम है सर, आपकी सरकार है, आप भी चौहानी है, आप भी चौहानी है। हाँ बिल्कुल है, गर्व है, बिल्कुल है गर्व है। अरे बोलने तो दीजिए गुरु। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ के, सैयद कहाँ के, बोलो सैयद कहाँ के, बोलो जो भारत का वो भारत बोलो, भारत सैयद कहते हैं हम, भारत के आप, और हिंदुस्तान का मुसलमान आदमी है, यूरेशिया से आए थे, जो ब्राह्मण है वो कहाँ से आए, उनका डीएनए कहाँ कोई नहीं कहता, कहाँ का डीएनए, हम तो नहीं कहते, आप तो खुद सैयद कहते हैं, नहीं बोल पाएगा कि मैं हिंदुस्तान का हूं, आप मूल निवासी नहीं है, मैं अरबी हूं, मूल निवासी दलित है, आप नहीं है। अब आप जाइएगा उधर हिस्ट्री में जाइएगा तो बहुत दूर तक जाइएगा, ये कहां आप नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आजाद भारत की बात ने कहा मूल निवासी आदम अलैहिस्सलाम, आजाद भारत मौलाना आदम अलैहिस्सलाम भारत में विषय अलग हो रहा है, विषय अलग हो रहा है। आदम अलैहिस्सलाम, ओके अजय उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं? देखिए वो भाई साहब का नारा वाकई था बच्चा बच्चा राम का, पर आजकल चढ़ावा सिर्फ आरएसएस के काम का यही रह गया है और यही काम इनका रह गया है। मैं बोलता हूं हिंदू मुस्लिम फिर शुरू हो गया ना, चढ़ावे की चोरी करने के बाद उस पर कार्रवाई करने के बजाय अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, मदरसा, पाकिस्तान, गाजा, फिलिस्तीन, अरे भाई गाजा फिलिस्तीन गाते हो, जरा ये बताओ भारत सरकार का स्टैंड 23 दिसंबर 2025 का क्या है? भारत सरकार ने कहा है कि वहां हमारा जो है प्रतिनिधि 2 नेशन की बात करता है भारत। ठीक है, और शांति कांग्रेस 10 सेकंड और 70,000 बच्चों को मारा गया गाजा में, इजराइल मारा, एक पेगासस के चक्कर में आपने इजराइल में जाके सरेंडर कर दिया। मैं देश से ज्यादा जरूरी मानवता है कि नहीं, तटस्थता है कि नहीं, ये विदेश नीति के नाम पे देश को आपका सम्मान बेचने का काम जी आपने अपनी टर्न में बोला, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है सबको कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि चिंता हो रही है सबको कि बहुत काफी ज्यादा चिंतित हैं सब लोग और काफी ज्यादा परेशान हैं लोग, और विपक्ष के लोग भी बहुत परेशान हैं इसको लेकर, और परेशानी होनी भी चाहिए। गलत हुआ है इसमें कोई, और बहुत गलत हुआ है, बड़ा दुखद हुआ है, लेकिन एक बड़े मजार पे भी चोरी हुई है, एक बड़ी दरगाह पे भी चोरी हुई है, एक बड़ी दरगाह पे भी चोरी हुई है, लेकिन उसके लिए ना कोई चिंतित नजर आ रहा है, ना कोई व्यथित नजर आ रहा है। अगर मैं नाम पूछूंगा तो आपको उस दरगाह, उस मजार का नाम नहीं पता होगा किसमें कितनी चोरी हुई है, ना इनको होगा। क्या जवाब दे रहे हैं? मजार से राम मंदिर की तुलना, मजार की तुलना आप मंदिर से कर रहे हैं। मैं बोला वहां पे भी चोरी हुई है, वहां पे भी चोरी हुई है, उस दरगाह में भी चोरी हुई है, उस दरगाह में भी चोरी हुई है, लेकिन बोल नहीं पा रहे आप उसके ऊपर। बेहद दुखद है ये अधार्मिक। देखिए राम मंदिर में चोरी हुई, इसका दुख है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर मंदिर से आप कोट निकालेंगे। ओके कमाल है, आप तो अरे आप इतना गुस्से में हो रहे हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। आप बताओ, आपने राम सेतु को काल्पनिक कह दिया, वो इस देश ने बर्दाश्त कर लिया। आपने कहा राम मंदिर 2019 में इसकी सुनवाई टाल दो, वो इस देश ने बर्दाश्त कर लिया। और तो और आपने ये तक कह दिया कि रामलला विराजमान थे या नहीं थे, उस पर सवाल आपने उठा दिया। तो अब बताइए कब क्या कहता है हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान है जनाब, हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करे गए, लेकिन ये विषय राम मंदिर का नहीं है। आप झूठ फैला रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वकील के हैसियत से नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। राम जेठमलानी ने भी किया था वकालत, सुनो राम मंदिर के विरोध के पक्ष में। राम जेठमलानी का नेता, कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं थे, वकील थे। दूसरी बात, राम सेतु की बात करते हैं 10 सेकंड। राम सेतु पंकज चौधरी ने क्या कहा है, पार्लियामेंट में सरकार ने कहा है,
ये यहाँ पे श्री रामलला विराजमान भी एक मुद्दई थे और उनके खिलाफ जो खड़े थे वो इनके पूर्व कानून मंत्री वकील का चोला होकर खड़े थे। वकील कानून मंत्री सुनो भाई, जेठमलानी भी खड़े थे। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर आपकी पार्टी में रहे और वो उसके साथ भी रहे। सुनिए दूसरी बात, अरे भाई बाकी छोड़ो, आप ही आए राम मंदिर पे, आप ही आए राम मंदिर पे, आप आए ना राम मंदिर पे, आप जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं बात ये क्या झूठा? कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे भाई, 2019 में कांग्रेस के नेता थे, अभी कोई लाइव चेक करे, गलत बयान दे रहे हैं। 2019 में कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, कोई बात नहीं। केरल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी सतीशन ने बोला है कि नेहरू होते तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरने देते। बाबर के बराबर खड़े हो। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया है उसने जानते क्या लिखा है? वी आर अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए बाबरी मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार भाई, के पक्ष में खड़े हुए चढ़ावा चोरी करके यहाँ थेटोलॉजी करिएगा, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, तो थेटोलॉजी है चढ़ावा चोरी। लेकिन चढ़ावा चोरी ने, चढ़ावा चोरी हैसियत इनके नेता की हैसियत ये है, सुनिए, अगर सपा समर्थन न करे तो हैसियत नहीं है कि हैसियत किसकी है? जीत सके। कहां हैसियत आपकी? सपा समर्थन करती तो क्या हैसियत थी? और मुस्लिम लीग समर्थन न करे तो वायनाड नहीं जीत सकते। अपनी सीट जीतने की हैसियत नहीं, चले दुनिया भर में जाके घुमाने बताने जिताने हैसियत की बात बताइए। मेरा सवाल ये है कि ऐसी डिबेटों से कुछ नहीं होगा, ये रोज का काम है। सुनो मेरी बात, जो राज करता है, जो अपोजिशन होता है, जो राज करता है, ये कोलाइड कंटिन्यू चलता रहता है। कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं, कुछ अपना खासियत भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। तो ये एक जनरल बात है, इनके ऊपर ज़्यादा करना नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस को सलाह क्या है? मेरी कांग्रेस को ये सलाह है कि जब तक राहुल गांधी हैं, मोदी जी बल्ले बल्ले। ओके, कांग्रेस को ये सलाह है जब तक राहुल गांधी हैं, मोदी जी बल्ले बल्ले हैं। ओके, हैं वो आपके एक छोड़ के योगी जी की तरह दिख रहे हैं वो। अच्छा, अरे नहीं नहीं, कहाँ इन्हें फंसा रहे हैं आप इस चक्कर में? ओके ओके ओके। आनंद रंगनाथन, डू यू थिंक पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान सिर्फ चुनावों को देखकर होता है? दैट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि अगर आप फैक्ट सामने ला रहे हैं तो आपको हिंदू मुसलमान करने से डरना नहीं चाहिए। हमारे देश में क्या है, सेकुलरिज्म का वो कंबल ओढ़ के ये लोग, वही कहता हूं ना, 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब शाहबानो की जजमेंट देखिए, अब मैं बीच में 10 सेकंड भी नहीं बोल पा रहा हूं। नहीं देखिए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नफरत फैलाने से अमीश जी, ये आनंद रंगनाथन के क्यों पीछे पड़ गए आप? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भारत के नागरिक भाई आप कह रहे हैं भारत के नागरिक है क्या? भारत क्या हो गया? क्या हो गया इनको? ये हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मतलब इतना हिंदू संविधान से चलेगा। हाँ, संविधान से चलना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, आनंद रंगनाथन, ये बात सही कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान में बिल्कुल नफरत नहीं होनी चाहिए। याद करिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बना था कोई नफरत नहीं थी, कोई कत्लो गारत हुआ ही नहीं था। वो तो सब सपना है, हुआ कहां था कुछ? देखिए, अब 5 सेकंड भी नहीं बोल। 10 सेकंड है। देखिए, अरे बोलिए। अब मैं कुछ और बोलूंगा तो ये कहेंगे कि नहीं, इनको घर में बोलने नहीं दिया था, यहाँ इनकी आवाज गायब हो जाती है। ये लोग वो हैं, जब शाहबानो जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शाहबानो पुअर विडो को 75 रुपए देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राजीव गांधी ने ओवरटर्न करी जजमेंट और इन्होंने क्या कहा, जब देश ने कहा ये क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम मत करो। तो मेरा ये कहना है, हर चीज करो लेकिन फैक्ट्स पे बोलो, फैक्ट्स पे करो। चलिए, जिस शाहबानो की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब सामंजस्य से रहने चाहिए। जैसे कुंभ मेले में 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए, किसी ने नहीं रोका। सोनिया गांधी जी 2001 में गई कुंभ मेले में, वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है और उन्होंने बाकायदा जाके संगम नोस पे स्नान किया, किसी ने नहीं रोका। राहुल गांधी बगैर कन्वर्ट हुए हज यात्रा करके दिखा दें, बताओ हो जाए, मान लेंगे समानता? मानो ना, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? दिखा। अरे क्या बात, क्या सबसे बड़े कुंभ मेले में कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट होने की। चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जो और दूसरी बात, इसके अलावा कुछ है? सुनिए, 80 साल पहले महात्मा गांधी ने बिरला मंदिर में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गवाया था, औकात हो मस्जिद में गवा के दिखा दो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और अब वक्त है आज के रैपिड फायर राउंड का। जोरदार तालियां। सबसे पहले आनंद रंगनाथन, सवाल आपसे है,
विदेशों से डील के मामले में पीएम मोदी अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री है, सही या गलत? हाँ सही। हाँ सही। भारत की राजनीति में राहुल गांधी एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है बीजेपी के लिए। एसेट है बीजेपी के लिए। अजय उपाध्याय, पटना से बिहार तक गुटबाजी कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है, हाँ या ना? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, हम जनता के मुद्दों पर लगातार सब एक हैं। जैसे योगी ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी की सरकार ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया, हाँ या नहीं? नहीं, वो काम हुआ ही नहीं था, और अगर पर कोशिश की गई होता तो पाप कतई नहीं पर था। कोशिश की गई थी। नहीं, कोशिश नहीं तो हुआ। की कोशिश की गई थी। अगर होता तब भी पाप नहीं होता। शंकराचार्य के साथ केमिस्ट्री बनाकर अखिलेश यादव क्या सनातन को समाजवाद से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं? क्या संतों महंतों के साथ अखिलेश यादव जी का काम बन जाएगा, हाँ या ना? सनातन और समाजवाद एक ही बात है, और राम समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए अब शादाब चौहान आपकी बारी है। शादाब चौहान, यूपी के चुनाव में आप वोट कटवा पार्टी हैं या फिर आप अपने आप को किंग मेकर मानते हैं? नहीं, हम तो जोड़ने वाले, हम काटने वाले कहाँ हैं? पर आपको वोट कटवा कहा जाता है। किसका वोट? वोट कटवा है। नहीं, किसका वोट? अगर हम यादवों का वोट काटे तो हम मानेंगे वोट कटवाएं, फिर हम माना जाएंगे। अरे मेरा ही वोट है, मैं अपना वोट ले रहा हूं, सपा की सरकार यादव मुसलमान बनाते हैं, तो मुसलमान का काटेंगे तो कैसे होगा? नहीं, मुसलमान का वोट काटेंगे ना आप तो सपा के लिए। मुसलमान का वोट उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, उनके नाम में बेनामा तो नहीं हुआ ना म्यूटेशन हुआ उनके नाम पर, तो मेरा वोट है। ठीक है, इसका जवाब क्या? चुनाव में आप, आपका नेता, आपकी पार्टी, वारिस पठान, सारे लोग मिलकर तुष्टीकरण का कुकर्म करते हैं, तुष्टीकरण वाला कुकर्म करते हैं, हाँ हम लोग पीड़ितों से न्याय की बात करते हैं। वो बुरा लगता है तो लगे, बीजेपी को भी बुरा लगता है, सपा को भी बुरा लगता है, दोनों को बुरा लगता है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब आपकी बारी है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यूपी में शमशान और कब्रिस्तान के बहाने बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, हाँ? ध्रुवीकरण नहीं, कब्रिस्तान गैर इस्लामिक है और ये कुरान में भी लिखा हुआ। अगला सवाल, क्या प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर विपक्ष जिस तरह से सवाल उठाता है, इससे बीजेपी को नुकसान होता है या लाभ होता है? देखिए, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा किसी राजनीतिक लाभ हानि के लिए होता है, भारत मां के उत्थान के लिए होता है और भारतीय राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है। इसलिए कोई क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत आगे बढ़ रहा है। जी, आपके लिए लास्ट में बोनस सवाल है और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले बीजेपी और संघ परिवार के लिए, संघ परिवार में बोल रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है अब तक का। आपकी जब से शुरुआत हुई है तब से सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। देखिए ना, राम मंदिर का मामला पॉलिटिकल था ना, ये चोरी पॉलिटिकल है, ये धार्मिक आघात। लंबा जवाब नहीं सुधांशु जी, हाँ या ना? मैं बिल्कुल, मैं साफ बात कह रहा हूं, सुनिए तो। ये हम हर हिंदू के लिए पीड़ा का विषय है और राम भक्त कार सेवक के रूप में मेरे लिए पीड़ा का विषय है। मैं 84 की रैली में आप मान रहे हैं एम्बैरेसमेंट है? मैं एक पंक्ति में कह देता हूं, जैसे उस जमाने में एक लाइन चलती, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जमानी। तो मैं आज कहना चाहता हूं, हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी। ओके, चलिए, तो ये था आज का रैपिड फायर राउंड। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन भारत, हाँ भारत है, भारत रहेगा और भारत विश्व विजेता है, हाँ और रहेगा। भारत भाग्य विधाता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।